हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 205 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, वी डू नॉट लॉस आर चॉइस बट वी लॉस फ्रॉम आर वीकनेसेस। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें अपनी अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों वह है संसद द्वारा विधि बनाकर। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संज्ञेय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। बताइए दोस्तों किसे? तो वह है दोस्तों संसद को। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार जो है, विधायी शक्तियों की संज्ञेय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो दोस्तों वह है राष्ट्रपति को। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जो है, भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? तो दोस्तों वह है सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व जो है सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बताइए दोस्तों क्या है? तो वह है विधि का शासन। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से लेकर 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 में जो है दोस्तों, इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। ठीक है, जो दोस्तों 372 है। और दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है विधि के शासन को बनाए रखना और विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 122। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? तो दोस्तों वह है भारत और यूएसए में। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा जो है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जबकि दोस्तों जो यूके है, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम, इसमें संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना,
अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान में जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है और भारत में जो है दोस्तों अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 और दोस्तों अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। दोस्तों अनुच्छेद 226 जो है और 227, ठीक है, इसके अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 137। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन, ठीक है, बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है? तो दोस्तों वह है, ये जो है दोस्तों मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसके दोस्तों अनुच्छेद 132 से लेकर 136 के तहत, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत? तो वह है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता को जो है दोस्तों निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है दोस्तों संविधान के निर्वचन के मामले जो कि दिया हुआ है अनुच्छेद 132। सेकंड है दोस्तों सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, वह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 133। थर्ड है दोस्तों आपराधिक यानी डांडिक मामले जिसमें सांवैधिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, वह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 134। और फोर्थ है दोस्तों विशेष इजाजत से अपील जो कि दिया गया है अनुच्छेद 136 में। दोस्तों संवैधानिक जो मामले होते हैं, संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों में अपील तभी की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने जो है भिन्न भिन्न निर्णय दिए हो और उच्चतम न्यायालयों ने अपना निर्णय दिया हो। दोस्तों संवैधानिक मामलों में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें जो है कम से कम दोस्तों 5 न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। दोस्तों अनुच्छेद 132 के अनुसार जो है किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। जबकि दोस्तों जो अनुच्छेद 133 है, ठीक है, अनुच्छेद 133 में जो है दोस्तों केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 134A है उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार दोस्तों संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को जो है अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो दोस्तों वह था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों गोलकनाथ
बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा जो है व्यक्त की थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह जो होनी चाहिए वह है 5। दोस्तों संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम जो है दोस्तों 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वह है केशवानंद भारती। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले यानी 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और दोस्तों इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 ठीक है संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो दोस्तों वह है गोलकनाथ केस में। दोस्तों केशवानंद भारती केस जो कि था 1973, दोस्तों इसमें जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ जो कि 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय का द्वारा जो है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो की थी 11 न्यायाधीश ठीक है 11 न्यायाधीश का गठन जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद यानी 1967 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों वह है मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय जो है करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल आधिकारिकता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ठीक है। फर्स्ट है दोस्तों भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच। सेकंड है दोस्तों एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य और दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच ठीक है अन्य जो राज्य हैं उनके बीच। थर्ड है दोस्तों दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का जो है कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक जो है अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय की जो है मूल अधिकारिकता प्राप्त होगी ठीक है मूल अधिकारिकता। याद रखिएगा दोस्तों ये है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह है 5। दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो है इसमें संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे दोस्तों संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिनिहित जो है किया जाता है ठीक है अभिहित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वह है 4। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति को करने वाले मंडल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, ठीक है, तब जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार, ठीक है, यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। दोस्तों वह जो है ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करता है। दोस्तों तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहता है अनुच्छेद 127(1), ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है ये। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।